अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, यानी कैसे हम ज्यादा रोजगार जनरेट कर सकते हैं। अब देखो बाबू, होता क्या है, एक आदमी को जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, फिर और भी कुछ जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीज। अब ये सब चीज कब आएगा, जब उसके पास पैसा होगा। और पैसा किसी इंसान के पास कब आता है, जब वो कोई काम करेगा। अगर किसी के पास कोई काम ही नहीं रहेगा तो क्या वो पैसा ला पाएगा, नहीं। जब पैसा नहीं ला पाएगा तो अपना और अपने फैमिली का नीड पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको उन्होंने एक एग्जाम्पल से आपके बुक में बहुत ही अच्छा से समझाने का कोशिश किया है, लक्ष्मी वाला एग्जाम्पल से। लक्ष्मी के पास क्या है, 2 हेक्टेयर अनइरिगेटेड लैंड है। अनइरिगेटेड का लैंड मतलब ऐसा जमीन जिस पर सिंचाई का कोई भी व्यवस्था नहीं है। उस जमीन पर उसी समय क्रॉप उग सकता है ना जब बारिश का पानी अवेलेबल हो, क्योंकि वही फ्री में अवेलेबल है, बाकी तो कोई सिंचाई का व्यवस्था है नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको लोन देती है, ठीक है, उधार, कि आप ये लो लक्ष्मी, आप इससे है ना अपने क्या करो, आपका जो भी लैंड है या जमीन है उसमें आप कुआं खुदवाओ। कुआं में क्या होगा, बारिश का पानी इकट्ठा होगा, उससे जो आप सेकेंड सीजन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रबी सीजन और विंटर सीजन, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, अपना क्रॉप को उगा सकते हो। देखो अब इससे आप सोचोगे कि सर इससे कैसे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हुआ, बाबू बिल्कुल होगा। आप बताओ ना, सिर्फ अभी क्या था, उसके पास तो सिर्फ खरीफ सीजन में काम था, यानी रवि सीजन में उसके फैमिली के पास तो कोई काम नहीं था। बताओ, न लक्ष्मी के पास, न उसके फैमिली मेंबर या जो भी उसके साथ उस फार्म में काम कर रहे होते थे, उनके पास रवि सीजन में क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी था, नहीं था। अब बताओ ना, अगर अब रवि सीजन में भी क्रॉप उगाएगी तो क्या इस सीजन में भी उसको एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन मिला कि नहीं, बिल्कुल मिला। अब इस सीजन में भी उसके पास क्या आएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हुआ तो पैसा आएगा। अब उसके पास ज्यादा पैसा आएगा तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो इससे हमको यह समझ में आया कि गवर्नमेंट या इंसान खुद से भी कुछ स्टेप्स लेकर अपने लिए ज्यादा रोजगार का संभावना क्या कर सकता है बाबू, क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इसको हम कुछ स्टेप्स के थ्रू समझते हैं, ठीक। तो पहला है हमारा इंक्रीजिंग फैसिलिटी ऑफ वाटरिंग, सोइंग, फर्टिलाइजर एंड हार्वेस्टिंग। जब हम इन सब चीजों के फैसिलिटी को बढ़ा देंगे, इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारा एग्रीकल्चर ग्रो करेगा। जब एग्रीकल्चर ग्रो करेगा तो उस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास क्या होगा, ज्यादा पैसा आएगा। अब जब ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा लोग उस सेक्टर में जाना चाहेंगे ना, तो क्या उस सेक्टर हमारे कंट्री के जीडीपी को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, इन सब फैसिलिटी को हमें बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। इससे हमारे खेतों का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा तो ज्यादा पैसा आएगा, सिंपल सा लॉजिक है। टू प्रोवाइड इजी एंड चीप लोन, हमें क्या करना होगा, ये गवर्नमेंट को क्या करना होगा कि सस्ता और आसानी से मिलने वाला लोन देना होगा। किसको, जो खेती करते हैं। और उनको क्या, माइक्रो लोन। वो लोग क्या चाहते हैं बाबू, उन लोगों के पास इतना चाहिए ही नहीं कि उन लोगों को 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ लोन चाहिए। उन लोगों को चाहिए लाख, 2 लाख, 1.25 लाख, 50,000, ऐसा उनको अमाउंट में लोन चाहिए। तो गवर्नमेंट को माइक्रो फाइनेंस यानी छोटा छोटा अमाउंट पर उनको लोन देने का व्यवस्था शुरू करना चाहिए, जो कि सस्ता और आसानी से उनको मिल जाए। इससे क्या होगा, वो नया नया है ना इक्विपमेंट खरीदेंगे, नया नया फैसिलिटी बढ़ाएंगे। इससे उनके खेत का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। खेत का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ऑटोमेटिक ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगा कि नहीं बाबू, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब एक्सेस टू द मार्केट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मान लो गवर्नमेंट ये सारी दोनों स्टेप्स प्रोवाइड करवा दे रही है, दोनों चीज प्रोवाइड करवा दे रही है। अब क्या हो रहा है, फसल तो हमारा ज्यादा उग रहा है, लेकिन फसल उगाने के बाद वो फसल को बेचने के लिए हमारे पास मार्केट ही नहीं है। बताओ ना, यहां पे हम कोई चीज उगा लिए बहुत सारा, हम यहां पर अनाज उगाएं। अब इस अनाज को हमको मार्केट ले जाकर बेचना है, और मार्केट ले जाने के लिए क्या चाहिए, हमें ट्रक्स चाहिए या जो भी चीज चाहिए, ठीक है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अब जो मार्केट है ना बाबू, वो 100 किलोमीटर दूर है। बताओ ना, इसको ले जाना कितना मुश्किल होगा, होगा कि नहीं। तो लोगों को अच्छा कॉस्ट नहीं मिलेगा। अब लोग मजबूरी में क्या कहेंगे, वो जो है ना, जो दलाल होते हैं उनके थ्रू इस चीज को बेच देंगे। अब क्या होगा, उनको कम दाम पर इन चीजों को बेचना होगा कि नहीं, बिल्कुल बेचना होगा। इससे बताओ ना, क्या इनका जो इनकम है वो कमेगा कि नहीं, बिल्कुल कमेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, या गवर्नमेंट को ये स्टेप्स लेना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट जहां पर प्रोड्यूस हो रहा है उसके आसपास में ही मार्केट का फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं। ओके, अब अगला है प्रमोटिंग लोकल इंडस्ट्रीज। जो उस एरिया की इंडस्ट्री है ना, उसको हम प्रमोट करें। जिससे देखो, अगर आपका कोई शहर है, आपके शहर में मान लो कि रजाई बहुत अच्छा बनता है, तो गवर्नमेंट अगर उस रजाई को प्रमोट करेगी कि ये वर्ल्ड की बेस्ट रजाई है, तो देख रहे हो उससे क्या होगा, वहां जो लोग उस रजाई बनाने वाले सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको ज्यादा रोजगार का संभावना मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। नई नई फैक्ट्री आपके शहर में खुलेंगी। इससे क्या होगा, ज्यादा लोग को काम मिला कि नहीं, मिला। और ज्यादा लोग को काम मिलेगा, फिर जीडीपी भी बढ़ेगा। तो समझ रहे हो, देख रहे हो कैसे लिंक्ड है। अगर हम किसी एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो उससे ऑटोमेटिक दूसरा चीज भी बढ़ रहा है, ठीक। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है यूपी गवर्नमेंट। यूपी गवर्नमेंट ने क्या एक स्टेप लिया, 1 डिस्ट्रिक्ट
वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला और उस एक जिला के एक प्रोडक्ट को उन्होंने ब्रांड किया। इससे क्या हुआ ना, कई सारी ऐसी चीज थी जो विलुप्त हो रही थी, जिसके कारीगर लोग को क्या हो रहा था, काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसको कोई यूज नहीं कर रहा था, यूज नहीं करेगा तो काम नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, लोग जानने लगे, अब लोग उस चीजों को क्या करने लगे, खरीदने लगे। इससे वहां इंप्लॉयमेंट का क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी ज्यादा जनरेट हुआ कि नहीं। ना नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूविंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी, कि हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा को बढ़ाकर भी इंप्लॉयमेंट का ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मान लो कि पहले क्या होता था, हम लोग गांव में रहते थे जनरली, अब गांव में क्या होता था कि एक गांव में या 2 गांव 3 गांव मिलाकर एक सरकारी स्कूल होता था, तो सारे गांव के बच्चे वहीं पढ़ने जाते थे। अब वहां क्या होता था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते थे और नंबर ऑफ टीचर्स कम होते थे। लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में हम प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, वहां देखते हैं जनरली क्या होता है, अब एक क्लास में 20 25 30 बच्चे होते हैं और उन पर एक टीचर होता है। तो मान लो पहले 100 बच्चे थे एक क्लास में, तो एक टीचर उनको पढ़ा रहा होता था। अब 30 बच्चे हैं, तो लगभग हमको 3 क्लास का जरूरत होगा कि नहीं, तो अब 3 क्लास का जरूरत होगा, तो 3 टीचर को एक टाइम में जॉब मिला कि नहीं, तो इससे हम ज्यादा जॉब का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करवाएं कि नहीं, बिल्कुल करवाएं। अब आज के समय में गवर्नमेंट भी छोटा छोटा क्लास बनाती है गवर्नमेंट स्कूल में, तो इससे देख रहे हो कैसे ज्यादा से इंप्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है। और एक स्टडी भी यही बताता है, उसमें यह बताया गया था कि लगभग 20 लाख जॉब है ना बाबू, सिर्फ हम स्टडी यानी पढ़ाई वाले सेक्टर में है ना क्रिएट कर सकते हैं। समझ रहे हो, तो कितना ज्यादा है ना पोटेंशियल है इस सेक्टर के पास। फिर अगला है हमारा हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर में भी देखो, अब पहले क्या था, लोगों को कम बीमारी होता था, लोग हेल्दी रहते थे, डॉक्टर के पास कम जाते थे। आज के समय में जो हमारा लाइफ स्टाइल है, पिज्जा बर्गर खाने के कारण और इधर उधर घूमने के कारण हमारा लाइफ स्टाइल क्या हो गया, बिगड़ गया है। इसलिए लोगों को अब बीमार ज्यादा हो रहे हैं, लोगों को बीमारी ज्यादा हो रही है। अब इसके वजह से क्या होगा, डॉक्टर के पास लोग जाएंगे। अब डॉक्टर के पास लोग जाएंगे तो डॉक्टर का डिमांड बढ़ेगा कि नहीं। अभी इंडिया में क्या है बाबू कि 834 लोग पर एक डॉक्टर है। ठीक, अब देखो इस रेशियो को भी तो हम कमा सकते हैं। हमारा देश जैसे जैसे डेवलप होगा तो हेल्थ केयर फैसिलिटी को बढ़ाकर, अभी देखो ना डेवलप कंट्री में क्या है, 200 250 है ना, मतलब लोग पर एक डॉक्टर है। अपने इंडिया में लगभग 834 पेशेंट्स पर एक डॉक्टर है। तो क्या हम इस रेशियो को कम कर सकते हैं, तो कम करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इनका है ना पॉपुलेशन बढ़ेगा कि नहीं, डॉक्टर और नर्स का। तो यानी क्या होगा, यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ कि नहीं। पहले गांव में देखो, पहले गांव में हॉस्पिटल होता ही नहीं था, अब गांव में भी हॉस्पिटल है। पहले लोगों को इलाज करवाना होता तो सिर्फ और सिर्फ बड़े शहर में कुछ इलाज संभव हो पाता था। आज के समय छोटे छोटे शहर में भी है ना इलाज का संभावना क्रिएट हो रहा है। तो क्या इससे ज्यादा जॉब का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ कि नहीं, बिल्कुल। तो इस सेक्टर में क्या है, ठीक है, यहां भी हम जॉब का अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। फिर अगला है अपना टूरिज्म। टूरिज्म का मतलब जो हम घूमने जाते हैं ना कहीं, वो वाले सेक्टर। पहले देखो ना, पहले लोग का आमदनी क्या था, कम था, लोग जनरली कहीं घूमने नहीं जाते थे, ज्यादा से ज्यादा अपने शहर में घूम लिए। आज लोग क्या करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर घूमने जाते हैं, कभी कभी तो हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी घूमने जाते हैं। तो देख रहे हो इससे कैसे जॉब का अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। तो इस सेक्टर में हम लगभग 35 लाख ऑफ जॉब क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, जो कि गवर्नमेंट की संस्था है, उनके द्वारा जब स्टडी करवाया गया था तो वहां यह पता चला कि हम इसमें 35 लाख जॉब नया क्रिएट कर सकते हैं। देखो अब इसमें एक और पोटेंशियल क्यों ज्यादा है। अब अगर अपने पूरे इंडिया को देखो तो हम लोग कल्चरली बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं। हर रीजन का अलग अलग खान पान रहन सहन है कि नहीं। नॉर्थ में जाओ कुछ अलग, साउथ में जाओ कुछ अलग, ईस्ट में जाओ कुछ अलग, वेस्ट में जाओ कुछ अलग। तो इससे क्या होगा, जो फॉरेनर आते हैं ना वो हमारे कंट्री में ज्यादा दिन रुकेंगे, क्योंकि उनको अगर ये बताया जाए कि हमारे कंट्री में हर जगह कुछ अलग अलग है तो वो हर जगह को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। अब हर जगह को एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिक वहां क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्रिएट होगा। अब मान लो ना कि वो राजस्थान आए, राजस्थान में उनको पता चला कि महाराष्ट्र में कुछ अच्छा सुविधा है तो अब महाराष्ट्र जाएंगे, महाराष्ट्र में भी होटल इंडस्ट्री ग्रो किया। फिर उनको महाराष्ट्र में पता चला यूपी में भी कुछ अच्छा चीज है, वो यूपी गए, ठीक, वहां भी होटल इंडस्ट्री ग्रो किया। फिर इसी तरह उनको पता चला असम में भी कुछ अच्छा है, वहां गए तो वहां होटल बाकी के जो भी कैब वगैरह है वो सबको वो क्या किए, ग्रो किए कि नहीं। तो इससे क्या होगा, अब देखो ना वहां जैसे हम कोई फॉरेन कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, जैसे इटली हो गया, यूएसए हो गया, वो कंट्री जो है ना लगभग एक जैसी है। कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन उन कंट्रीज में कम मिलता है। जैसे कि आप पूरे इटली को देखो, हम लोग जनरली इटली को पिज्जा के लिए जानते हैं। अब पूरे इटली में आप कहीं भी घूमोगे आपको क्या होगा, तरह तरह के वैरायटी का पिज्जा ही तो मिलेगा। लेकिन अपने इंडिया में क्या होगा, अगर आप राजस्थान गए तो वहां का दाल बाटी चूरमा बहुत फेमस है, बिहार आए तो यहाँ का लिट्टी चोखा बहुत फेमस है। फिर उसके बाद आप है ना केरला गए तो वहां साउथ के साइड में क्या इडली डोसा ज्यादा फेमस है कि नहीं। फिर अपने यहाँ अब बंगाल आए तो बंगाल में क्या है, रसगुल्ला ज्यादा फेमस है। तो हर जगह का कुछ अलग अलग डिश है। तो इन सब की वजह से कल्चरली डाइवर्स होने की वजह से हम टूरिज्म सेक्टर में ज्यादा इंप्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं एमजी नरेगा, जिसे हम लोग हिंदी में कई बार मनरेगा भी कहते हैं, उसके बारे में। ठीक है बाबू,
इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, इसका पहले इसका नाम हुआ करता था नरेगा, बाद में इसमें महात्मा गांधी जी का नाम लगाकर इसे मनरेगा यानी एमजी नरेगा बना दिया गया। ठीक, ये 2005 में गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था, राइट टू वर्क। देखो, हर एक इंसान को क्या है, काम करने का अधिकार है, पैसा कमाने के लिए, अपने लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए क्या किया कि जो गांव में लोग थे उनको भी एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिले, उनको भी जॉब्स मिले। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि हर एक पर्सन जो काम करने के लायक है उसको 100 दिन 1 साल में गवर्नमेंट क्या देगी, जॉब देगी। ठीक है, जो काम करना के लायक है और जो काम करना चाह रहा है। ऐसा नहीं कि कोई घर पे सोया हुआ है फिर भी गवर्नमेंट उसको 100 दिन का पैसा देगी। अगर वो काम करते हैं 100 दिन तो गवर्नमेंट उनको 100 दिन का फिक्स है कि पैसा हर साल देगी। ठीक है, तो यही था हमारा एमजी नरेगा यानी कि मनरेगा। तक हम लोग बाबू किसके बारे में पढ़ चुके थे, जो अपना इकोनॉमी का सेक्टर था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारे सेक्टर में जो भी चीज है ना, उनके काम करने का तरीका क्या है, उनका ऑपरेशन कैसा है। ठीक, तो पहला है उसी में हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर और फिर है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये मैंने आपको कोशिश किया है कि एक डिफरेंशिएशन के तौर पे समझाऊं, दोनों चीज में क्या क्या डिफरेंस होता है वो आपको एक टेबल बनाकर मैं समझाता हूं। ठीक है, पहला ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसका जो हिंदी होता है ना बाबू वो होता है संगठित क्षेत्र। ठीक, एम्प्लॉयमेंट इज रेगुलर, यानी इस सेक्टर में जो भी लोग काम करते हैं उनका एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, रेगुलर, यानी उनको काम का क्या है, गारंटी है कि उनको डेली का डेली काम मिलेगा। पीपल हैव एश्योरेंस फॉर दियर वर्क, उनको जो है ना उनके काम का सिक्योरिटी रहता है कि आज अगर उनके पास काम है तो कल कोई है ना उनको फ्री फंड में नहीं हटा देगा। उनको हटाने से पहले उसको क्या देना होगा, कुछ नोटिस देना होगा, कुछ रीजन बताना होगा, तब वो हटा सकता है। ऐसा नहीं कि हमको जब मन किया हम तब किसी को हटा दिए। ओके बाबू, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, जो भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वो गवर्नमेंट के द्वारा क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है, यानी गवर्नमेंट उनका पूरा ऑडिट करता है और फिर उनको कहता है ठीक है कि आप ऐसे ऐसे किसी भी इंसान को जॉब दे सकते हो। कई बार तो इस सेक्टर में जो सबसे मेन कंपनी या मेन ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वो गवर्नमेंट ही होती है, यानी इस सेक्टर का जो सबसे मेजोरिटी चंक ऑफ जो अपने कंट्री में है ना जॉब वो गवर्नमेंट ही देती है ऐसे। ठीक, फिर हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको क्या होना करना होता है, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, यानी कुछ नियम और कानून को। ऐसा नहीं है कि आप अपने से कुछ भी कानून बना दोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि आज हम जॉब कर रहे हैं, कल मेरा बॉस से झगड़ा हो गया तो बॉस सीधे हमको कहे नहीं बाबू आप जाइए यहाँ से, अब आपको हम यहाँ पे जॉब नहीं देने वाले। ऐसा वो नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको प्रॉपर रीजन देना होगा, प्रॉपर बताना होगा कि कहीं हम कंपनी के डेवलपमेंट में तो दिक्कत नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा कर रहे हैं तब वो मुझे निकाल सकता है, अदरवाइज वो मुझे पर्सनल इशू के वजह से नहीं निकाल सकता है। ठीक है, चलो फिर है उसके बाद गारंटेड मिनिमम वेजेस, यानी एक यहाँ फिक्स सैलरी होता है कि इतना सैलरी तो आपको पर मंथ मिलना ही मिलना है। ठीक है, फिक्स्ड वर्किंग आवर, वर्किंग आवर भी फिक्स होता है, यानी आपके पास जो टाइम करने का वर्क करने का जो आपका टाइमिंग है ना वो फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं कि आज आप 8 घंटा काम करोगे और कल 12 घंटा, अगर कल 12 घंटा काम आप करोगे भी तो आपको उसका एक्स्ट्रा मनी मिलेगा। समझ में आया? तो इसी में आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कांता का। ठीक है, कांता जो कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करती है, वो 9:30 बजे सुबह काम पे जाती है और 5:30 बजे शाम को काम पर से लौट आती है। ठीक है, देख रहे हो, फिक्स वर्किंग आवर है, लगभग 8 आवर। रेगुलर सैलरी एट द एंड ऑफ मंथ, जैसे ही महीना खत्म होता है उनके अकाउंट में क्या आ जाता है, सैलरी आ जाता है। गेट पीएफ, उनको प्रोविडेंट फंड मिलता है। प्रोविडेंट फंड होता है ना बाबू, आपका जो भी सैलरी होता है उससे कुछ अमाउंट डिडक्ट किया जाता है और फिर वो एक अकाउंट खुलवाकर उसमें जमा किया जाता है, ताकि आप जब रिटायर हो ना तो वो पैसा आपको मिल सके। आप जब रिटायर हो जाओगे तब तो आप कोई काम करोगे नहीं, उस समय आप उस पीएफ के पैसा से अपना जिंदगी गुजार सकते हो, इसके लिए। ठीक, फिर है मेडिकल अलाउंस, यानी आपको है ना आपके हेल्थ के लिए भी कुछ अलाउंस देती है इस सेक्टर में जो भी कंपनियां ऑर्गेनाइजेशन है वो। फिर पेड लीव, यानी आपको छुट्टी भी मिलता है प्लस उस छुट्टी का सैलरी भी मिलता है। जैसे आप देखते हो सैटरडे संडे को कई जगह ऑफ होता है। ठीक, अब अगर सैटरडे संडे को ऑफ होगा ना तो उस दिन का भी सैलरी आपको ये सेक्टर वाले देंगे। समझ में आया कि नहीं? प्लस कुछ जो हॉलीडेज होती है उनका भी छुट्टी आपको मिलेगा। इसमें हमारा आता क्या क्या है, तो गवर्नमेंट जॉब, वही सरकारी जॉब, इसीलिए हर बच्चा क्या चाहता है, सरकारी जॉब करना। समझ में आया बाबू? क्योंकि सरकारी जॉब में क्या है, काम हम लोग को लग रहा है ना कि काम कम करना है, फैसिलिटी ज्यादा है, इसी वजह से। फिर सम प्राइवेट कंपनी, कुछ प्राइवेट कंपनी भी हैं, जैसे कि आप अगर अमेजॉन में, फ्लिपकार्ट में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, इन सब में अगर काम करते हो तो वहां कोई कंपनी थोड़ी है कि आपको जब मन तब निकाल देगा, जब मन तब जो भी आपके साथ नियम कानून कुछ भी बनाएगा, ऐसा नहीं है। वहां भी हर चीज क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ओके, तो ये था हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर।
अब हमारा अपना है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे इसके नाम से ही लग रहा है अन, यानी ये इसका क्या होगा, अपोजिट होगा, ऑर्गेनाइज का अपोजिट अनऑर्गेनाइज, ठीक है। तो इसमें नो गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में आपको एम्प्लॉयमेंट का क्या है, कोई गारंटी नहीं है। आज आपके पास जॉब है, कल आपके पास जॉब नहीं है। इस सेक्टर में हमको क्या करना होता है, अपने बॉस से बना के रखना होता है। जैसे इस सेक्टर में कोई जरूरी नहीं है हम अपने बॉस के अगेंस्ट भी कोई काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो हमको सीधे निकाल देगा, ठीक। लेकिन इस सेक्टर में आपको अपने बॉस से क्या करना होता है, बना के रखना होता है, क्योंकि नहीं अगर आप उससे बना के रखोगे तो कल वो आपको हटा के किसी और को रख लेगा, ठीक। फिर नो एश्योरेंस फॉर दियर वर्क, उनको क्या होता है ना, वर्क का कोई एश्योरेंस नहीं होता है, मतलब आज उनके पास वर्क है, कल उनके पास काम नहीं है, ठीक। फिर एक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट कोई भी इस पे नियम कानून नहीं लगाती है, मतलब ये क्या करते हैं ना, खुद से ही नियम कानून बना लेते हैं। आज अगर इनको सुटेबल लग रहा है तो फर्स्ट कानून फॉलो करेंगे, कल इनको सुटेबल लग रहा है तो फिर सेकेंड कानून फॉलो करेंगे, और फिर वापस है ना परसों हो सकता है अगले दिन की इस कानून को वापस थर्ड डे फॉलो करने लगे। यानी अपने हिसाब से है ना फ्लेक्सिबल कानून, कि जैसा हमको सूट करेगा मैं वैसा कानून बना लूंगा। इस सेक्टर में यही होता है। नो सेट रूल्स एंड रेगुलेशन, वही कोई रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है, सेट और फिक्स्ड नहीं होता है। नो गारंटी ऑफ मिनिमम वेजेज, ऐसा कोई गारंटी नहीं कि आपको इतना सैलरी मिलेगा ही तो मिलेगा। कई दिन क्या होगा आपको है ना, अगर मान लो कि किसी दिन क्या है मार्केट में बहुत ज्यादा लोग हैं, ठीक है, उस दिन एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी कम है, तो जो आपको एम्प्लॉयमेंट देने वाला है ना वो कहेगा ठीक है 300 में काम करोगे तो करो, नहीं तो जाओ। अगर वही किसी दिन क्या होगा, काम करने वाले लोगों का संख्या कम होगा तो आपको उस दिन 500 रुपया भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है। नॉट फिक्स्ड वर्किंग आवर, यहाँ वर्किंग आवर भी फिक्स नहीं होता है। आप देखोगे ना, कई बार देखते हो आप, एक स्ट्रीट सेलर जो है यानी रोड पर जो कुछ बेचता है वो देखते हो सुबह से शाम तक काम करता है, क्या कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर है, नहीं। समझ में आया। फिर इसमें जैसे आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कमल का, जो कहाँ एक ग्रोसरी शॉप में एज असिस्टेंट काम करता है, यानी किराने की दुकान में। उसको सुबह 7:30 बजे जाता है और रात को 8 बजे आता है, यानी लगभग वो 12 साढ़े 12 घंटा काम कर रहा है। समझ रहे हो कितना ज्यादा काम करना पड़ रहा है। और फिर भी एक चीज जानते हो बाबू, ये मतलब अचरज की बात है, फिर भी इसको कामता से क्या मिलता होगा, कम पेमेंट मिलता होगा। ज्यादा काम कर रहा है फिर भी कम पेमेंट मिलता होगा। ओनली डेली वेज, सिर्फ इसको जो इसका दिहाड़ी है डेली का वही मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स इसको नहीं मिलता है। नो पीएफ, कोई पीएफ नहीं कि है ना जब रिटायर होगा, जिस दिन रिटायर हो जाएगा कमल उसके बाद इसके पास कुछ नहीं बचेगा। अगर वे कुछ सेव करके अपने सैलरी में से रखा होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको अपने किसी बच्चे पर डिपेंडेंट रह के अपना जिंदगी गुजारना होगा। मेडिकल अलाउंस, कोई मेडिकल अलाउंस नहीं होता है, यानी इनके हेल्थ के लिए। नो पेड लीव, यानी जिस दिन ये काम पर नहीं जाएगा ना कमल, उस दिन का इसको कोई सैलरी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ कामता को मिल रहा था सैटरडे संडे को छुट्टी, हॉलीडे पे छुट्टी, और उस दिन भी उसका पेमेंट आ रहा था, ऐसा नहीं। अगर ये काम पर जाएगा तो इसको पेमेंट मिलेगा, काम पर नहीं जाएगा तो इसको पेमेंट नहीं मिलेगा। जैसे इसमें हमारा एग्जाम्पल है डेली वेज लेबर वाला। अगर एक लेबर वो किसी दिन काम पर गया तब तो उसका मालिक उसको पैसा देगा, अगर वो किसी दिन काम पर नहीं गया तो क्या उसका मालिक उसको पैसा देगा, नहीं। जो स्ट्रीट पर यानी रोड पर कुछ बेचते हैं, अगर वो किसी दिन उनका हेल्थ खराब है या कुछ भी है, अगर वो काम पर नहीं गए तो क्या उनको सैलरी आएगा, नहीं। तो यही हमारा डिफरेंस था किसमें, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। अब अपना बच्चा लोग अगला टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यानी अभी आपने देखा था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों का स्थिति कितना दिक्कत में है, ठीक है। उन लोगों को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, कम पेमेंट मिल रहा है, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है, ना ही कोई उनको छुट्टी मिल रहा है। देख रहे हैं कितना उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इसीलिए क्या करना चाहिए ना कि हमें कुछ ऐसा स्टेप्स लेना चाहिए गवर्नमेंट को, हमें एज अ है ना क्या कह सकते हैं एक अच्छे सिटीजन के रूप में, ताकि जो इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं ना उनका भी जिंदगी क्या हो, अच्छा हो। तो हम क्या क्या कर सकते हैं उनके लिए। पहले एक फैक्ट देखो, 80% जो हमारे देश का जो पॉपुलेशन है ना बाबू, जो काम करता है वो सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। समझ रहे हो, अगर अपने देश में 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से 80 लोग तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। मतलब इसका पूरे कंट्री के जीडीपी में और कंट्री में क्या कहते हैं किसी को एम्प्लॉयमेंट प्रदान करने में इस सेक्टर का कितना बड़ा योगदान है। बिल्कुल, इसीलिए हमको क्या चाहिए कि इस सेक्टर में है ना बाबू, लोगों का जो काम कर रहे हैं उनको क्या होना चाहिए, थोड़ा सहूलियत मिलना चाहिए, काम करने में उनको आसानी हो। तो उसके लिए क्या, गवर्नमेंट सपोर्ट इज हाईली नीडेड। अब इतने बड़े सेक्टर को कोई एक प्राइवेट कंपनी या कोई एक इंसान खुद के बदौलत तो नहीं उसको चेंज कर सकता है। उसके लिए क्या चाहिए होगा, गवर्नमेंट का नीड चाहिए होगा, गवर्नमेंट का हेल्प चाहिए होगा।
तो क्या कर सकती है गवर्नमेंट उनके लिए चीप लोन, जो इस सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनका सैलरी क्या होता है कम, तो वो अपने है ना जरूरत को तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर उनके बच्चों को कहीं अच्छा जगह पढ़ाना है, कोई हेल्थ फैसिलिटी यानी हेल्थ प्रॉब्लम उनको आ गया, ठीक है, उनको अपने बच्चों का शादी करना है, इसके लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होती है ना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट को इनको छोटा छोटा सस्ता लोन प्रोवाइड कराना चाहिए। इससे क्या होगा इनको है ना जो भी चीज है अपना डेली नीड उसको पूरा करने में क्या होगा आसानी होगा। अब लोन के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने वो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, वहां जाकर आप मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में आपको लोन के बारे में पढ़ना है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, ओके। अब अपना अगला है मेक लॉ सो दैट एम्प्लॉयर डो नॉट हैरास देम, यानी हमें क्या करना होगा कुछ ऐसा लॉ बनाना होगा जो उनको काम देने वाला है ना, जो उनका एम्प्लॉयर है यानी मालिक है, वो उनको हरास न करे, उनसे ओवर टाइम न करवाए, कम पेमेंट न दे, इन सब के लिए क्या करना होगा गवर्नमेंट को कुछ लॉ बनाना होगा। ठीक, फिर प्रोवाइडिंग चीप मेडिकल फैसिलिटीज, उन लोगों को सस्ता मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना होगा, क्योंकि आप देखो ना एक जो 500-600 पर डे कमाने वाला पर्सन है उसको अगर कल होके है ना 1 लाख कहीं मेडिकल फैसिलिटी में जरूरत होगा, मेडिकल इमरजेंसी हो गया, वो कहां से 1 लाख रुपया जुटा पाएगा नहीं। इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए उनको सस्ता है ना इलाज का सुविधा मिले, ये सब उनको गवर्नमेंट ही तो प्रोवाइड करा सकती है, क्योंकि कोई प्राइवेट कंपनी तो अपने आएगी नहीं आगे। आप आओगे आगे कि हम सारे दुनिया का क्या कर लेंगे, जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग हैं सबको हम सेवा दे देंगे, भैया संभव ही नहीं है, इतना हम लोग के पास रिसोर्स ही नहीं है। इसलिए इतना रिसोर्स किसके पास होता है गवर्नमेंट के पास ही, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है इन लोग का हेल्प कर सकती है। ओपनिंग ऑफ पीएफ अकाउंट, इन लोग का पीएफ अकाउंट खुलवाए ताकि इनके सैलरी से कुछ पैसा कट के इनके रिटायरमेंट के लिए जमा हो, और जब ये रिटायर हो तब इनको अपने पैसे के लिए या किसी और चीज के लिए किसी अदर पर्सन के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। समझ रहे बाबू? तो इन सब स्टेप से हम क्या कर सकते हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनके जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। ठीक, अब अपना लास्ट टॉपिक है बाबू इस चैप्टर का, सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अभी आपने पढ़ा ओनरशिप के बारे में, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हम अपने पहले सेक्टर को किस में डिवाइड किए थे, जो भी हमारा इकोनॉमिक का सेक्टर था उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी लोग काम कैसे कैसे कर रहे हैं उसके बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में डिवाइड किया था। ओके, फिर उसके बाद जो काम करने वाले लोग हैं ना उनको फैसिलिटी कैसा मिल रहा है उसके हिसाब से अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए थे। अब अपना लास्ट है बाबू ना कि ओनरशिप यानी मालिकाना हक के हिसाब से हम सेक्टर को 2 कैटेगरी में मेनली डिवाइड करते हैं। ठीक, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। पब्लिक को आसानी से समझे ना तो सरकारी, ठीक है, यानी जिसको गवर्नमेंट ओन करती है। ठीक, होता तो है पब्लिक यानी लोगों का, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी एक इंसान को उसका मालिक बना दे। अगर हम मान लेना कि आपको कह दे, जैसे कुछ साल पहले तक एयर इंडिया क्या होती थी सरकारी कंपनी, अब आपको देख लो ना एयर इंडिया की क्या स्थिति थी, एकदम दयनीय स्थिति थी। अब जहां जो है ना गवर्नमेंट आ जाती है ना बाबू, वहां लोग क्या करते हैं ना उस चीज का अच्छा से इज्जत नहीं करते हैं, समझ रहे हो ना। इसीलिए क्या होता है ना कई बार गवर्नमेंट को चीजों को प्राइवेट बनाना होता है, लेकिन कुछ चीज ऐसी है ना जिसको गवर्नमेंट चाह के भी प्राइवेट नहीं कर सकती है, क्योंकि वो अपने कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जैसे समझो ना आर्मी, आर्मी क्या है बाबू, प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है। क्या गवर्नमेंट कभी आर्मी को प्राइवेट कर सकती है? समझ लो फिर क्या होगा। पता चल रहा है कि आर्मी है ना प्राइवेट कंपनी एक देश का रक्षा कर रही है, उस कंपनी को किसी ने ज्यादा पैसा दे दिया, पता चला जो देश का रक्षा कर रही थी वही देश का दुश्मन बन जाएगा, समझे कि नहीं? हाँ, तो वही बात हो जाएगा, हम तो डूबे सनम तुझको भी ले डूबेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा ना बाबू कि कुछ चीज को हम लोग को पब्लिक को रखना होता है ताकि वो चीज सस्ता मिले और लोगों को आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ओन्ड बाय गवर्नमेंट, पब्लिक जो भी प्रॉपर्टी होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन होती है, यानी उसका मालिक कौन होता है गवर्नमेंट। ठीक है, जिसको हम लोग चुनते हैं। नॉट वर्क फॉर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, ये जो है ना लोगों के सेवा के लिए, सर्विस यानी हेल्प के लिए काम करती है। ठीक है, जिसमें रेलवे, पोस्ट ऑफिस, बीएसएनएल, ये सब जो हमारा जो भी है वो सरकारी कंपनी है। अब हम आपको इसका एक एग्जांपल रेलवे का बताते हैं। रेलवे जानते हो बाबू, जिसमें ट्रेन यानी हम एक जगह से दूसरी जगह बैठ के जाते हैं, जो भी आपका रेलवे का फेयर होता है ना उसका सिर्फ अप्रॉक्स में 50% पैसा ही हम दे रहे होते हैं, बाकी 50% पैसा है ना कोई और इंसान दे रहा है टैक्स के रूप में, यानी रेलवे। नहीं तो समझो रेल का भाड़ा कितना ज्यादा होगा। आप सेम उसी रूट पे देखो ना, आप सेम उसी रूट पे कभी बस का, प्लेन का भाड़ा देख लेना, ठीक है, फेयर, आपको पता चलेगा कि वो डबल है, कई कई बार तो ट्रिपल भी होगा। ठीक, लेकिन यहां पर रेलवे के केस में कितना सस्ता सुविधा में आप जा सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। ऐसा इसलिए हो पाता है ना क्योंकि ये प्रॉफिट से ज्यादा लोगों के सेवा के लिए काम करती है। ठीक है, अब अगर हम रेलवे को प्राइवेटाइज कर देंगे तो प्राइवेट कंपनी क्या होगा, ज्यादा ज्यादा है ना भाड़ा रख देगा अपने प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट के लिए, तो उससे आम लोग के लिए क्या होगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा रेलवे को भी अफोर्ड करना। फिर एक कोई आम आदमी यहां से उसको कहीं जाना है
तो रेलवे भी महंगा है, एरोप्लेन तो हद से ज्यादा महंगा है, फिर बस भी महंगा है, तो वो कैसे जाएगा, क्या जा पाएगा? इसलिए क्या होता है ना कि रेलवे को हम चाह के भी प्राइवेटाइज नहीं कर पाते हैं। और जब भी गवर्नमेंट रेलवे में कुछ भी प्राइवेटाइजेशन का बात सोचती है, बस लोगों का क्या हो जाता है, विरोध खड़ा हो जाता है। समझ रहे हो ना बाबू? ठीक। फिर अगला है हमारा प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब होता है ना ऐसी संस्था या कंपनी जिसको कोई एक इंसान ओन करता है, यानी उसका मालिक या तो कोई इंसान होता है या एक कंपनी होती है जो कि लोगों का समूह है। समझ में आया? ये क्या करती है, ये प्रॉफिट के लिए काम करती है, यानी ये जो भी काम करती है ना उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का सोचती है। ये लोगों के हेल्प के लिए और सर्विस के लिए नहीं बनती है। ठीक है, चलो, तो इसमें जैसे हमारा एग्जांपल है RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश अंबानी की कंपनी। ठीक। फिर अपना टाटा स्टील, रतन टाटा की कंपनी। ठीक है, तो उसमें टाटा की बहुत सारी कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है, टाटा केमिकल्स, टाटा एविएशन, ऐसे फलाना ढिमकाना बहुत सारा कंपनी है। आज के समय में एयर इंडिया, उसको भी कौन, टाटा ऑन करती है। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है ना, ये सब जो कंपनी है ये प्रॉफिट के लिए सोचती है। ये कंपनी सर्विस पे कम सोचती है कि लोगों का सेवा क्या है, उनको सेवा उनका मोटिव नहीं होता है, उनका मोटिव होता है लोगों का क्या करना, लोगों को हेल्प करके या लोगों को सर्विस प्रोवाइड करके उससे प्रॉफिट कमाना। समझा? और पब्लिक कंपनी का क्या होता है, लोगों का हेल्प तो करना है लेकिन प्रॉफिट के बारे में पहले नहीं सोचना है, पहले लोगों के मदद के बारे में सोचना है। समझ में आ गया बाबू? ओके बच्चा लोग, तो अब इसी के साथ अब हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो कि अपने इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक। अगर इस चैप्टर से संबंधित कोई भी आपको डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट को पढ़कर उसके जवाब देने का कोशिश करूंगा। और भी अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।